साथियों, बिहार एक जमाने में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में हमारे पड़ोस के देशों से तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, सुमात्रा, मंगोलिया आदि के विद्यार्थी शिक्षा लेने के लिए आते थे। और उसमें एक जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र आजकल जो जिस प्रकार से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड है, उस प्रकार से उस समय नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूरे विश्व में प्रमुख केंद्र हुआ करते थे शिक्षा के। लेकिन आज के हालात क्या है? स्टैंडिंग कमेटी के सामने हम समीक्षा जब कर रहे थे स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन का, तो केंद्र सरकार की स्कूल एजुकेशन मिनिस्ट्री और हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री के जो आंकड़े सामने आए हैं वो चिंताजनक है। और उसमें जहां तक स्कूल एजुकेशन का सवाल है, दो चीजें प्रमुख होती है। एक होती है ग्रॉस इनरोलमेंट रेट, यानी कि GER कहते हैं, कितने बच्चों ने स्कूल में अपना नाम दर्ज कराया। दूसरा होता है ड्रॉप आउट रेट, कितने बच्चों ने प्राथमिक शाला के बाद शिक्षा का रास्ता छोड़ दिया, स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में और हायर सेकेंडरी में और हायर एजुकेशन में। इन सब में अगर आप देखेंगे तो सबसे कम ग्रॉस एनरोलमेंट रेट बिहार की हुआ करती है, बिहार की है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी सरकार की स्कूली शिक्षा की UDISC का 23-24 का जो उनकी रिपोर्ट है, ये जिसको मैं आपके सामने बता रहा हूं, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट यूनिफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, UDISC प्लस, ये डिजिटल रूप से इसको रिव्यू की जाती है। अब इसमें जो आंकड़े सामने आए हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेट यानी कि सबसे कम भर्ती छात्रों की, जहां राष्ट्रीय औसत 56.2% है, वहीं एनरोलमेंट रेशियो GER बिहार का केवल 30% है। यानी कि 100 में से केवल 30 बच्चे ही स्कूल जा रहे हैं। 70 बच्चे स्कूल प्राइमरी लेवल में भी भर्ती नहीं हो रहे, शिक्षा से वो वंचित है। ये है हायर सेकेंडरी 11वीं कक्षा 12वीं। अपर प्राइमरी आप देखें तो उसमें 100 में से 68% बच्चे ही उसमें एनरोलमेंट ले रहे हैं, जबकि देश भर की औसत 89.9% है। सेकेंडरी में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यानी कि 8वीं कक्षा पास छोड़ने के बाद केवल 45.6% ही लोग 9वीं क्लास में भर्ती लेते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 77.4। और हायर सेकेंडरी में बिहार का एनरोलमेंट रेशियो ये है कि जो 10वीं कक्षा पास करते हैं उनमें से केवल 30% लोग ही 11वीं कक्षा में भर्ती करते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 56% है। सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का है। इसी प्रकार ड्रॉप आउट रेट भी देखें तो सबसे ज्यादा बिहार की है। प्राइमरी में शिक्षा में क्लास 1 to क्लास 5 जितने बच्चे भर्ती होते हैं क्लास 1, वो 5वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते लगभग 9% बच्चे शिक्षा ग्रहण करने से छूट जाते हैं, छोड़ देते हैं। अपर प्राइमरी
6 से 8, यानी कि 5वीं कक्षा पास करने के बाद लगभग 1/4 बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं 5वीं कक्षा के बाद। और सेकेंडरी यानी कि 8वीं कक्षा के बाद लगभग 1/4 बच्चे 11वीं कक्षा में प्रवेश नहीं लेते हैं। ये आपके पास देखेंगे कि ये नक्शा है। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट जो है बिहार में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी सरकार का जो यूडीआईएसई है, यूडीआईएसई, वो उसके आंकड़े हैं, उसी के का नक्शा है, उसकी रिपोर्ट का ये अंग है। इसी प्रकार यदि आप देखेंगे तो बिजली की सुविधा भी 78,000 स्कूल हैं बिहार में। उनमें से 16,500 स्कूलों में बिजली नहीं है, जिसकी वजह से वहां कंप्यूटर का उपयोग नहीं हो सकता है। और 78,000 शासकीय स्कूलों में से केवल 5,000 स्कूलों में कंप्यूटर है, अर्थात केवल 6.5। ये आज इंफॉर्मेशन का जमाना है, आईटी का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है। किस प्रकार से बिहार के बच्चों को, युवाओं को, छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, ये आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप देखेंगे कि ऐसे लगभग 117 स्कूल हैं बिहार में जिनमें एक छात्र का भी इनरोलमेंट नहीं हुआ, जहां बच्चे पढ़ने ही नहीं आते हैं, लेकिन उन स्कूलों में 544 शिक्षक तनख्वाह पा रहे हैं। यानी कि ऐसे स्कूल जहां एक भी छात्र नहीं है, वहां 544 शिक्षक नौकरी में है, वेतन पा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है। अब इसी तरह से अभी आप देखेंगे कि बिहार में शिक्षा का बजट लगभग 61,000 करोड़ है, मगर ये पैसा कहां जा रहा है, कहां उपयोग हो रहा है, इसका कोई लेखा जोखा हमें नजर नहीं आता है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा की बर्बादी की कहानी सुन लीजिए, वो भी मोदी सरकार जुबानी। एक, यहां का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या है? जितने लोग हायर सेकेंडरी पास करते हैं उनमें से केवल 17% ही कॉलेज जा पाते हैं। और 18 से 23 वर्ष की आयु में लगभग 1.36 करोड़ युवा हैं। उनमें से केवल 23 लाख बच्चे ही अंडर ग्रेजुएट की शिक्षा प्राप्त करते हैं, यानी कि 1.13 करोड़ बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। देश में सबसे कम प्रति लाख जनसंख्या कॉलेज बिहार में है फिलहाल। 37 विश्वविद्यालय है, कॉलेज 1092 और डीम्ड यूनिवर्सिटी 315 है। इस तरह से 1387 जो कॉलेजेस हैं अंडर ग्रेजुएट। इस प्रकार से आबादी के हिसाब से 1 लाख आबादी पर केवल 7 कॉलेज है, जबकि राष्ट्रीय औसत क्या है? 1 लाख पर 30। यानी कि जहां बिहार का औसत है 7 कॉलेज प्रति 1 लाख जनसंख्या, वही राष्ट्रीय औसत जो है 30 कॉलेज प्रति लाख भारत में सबसे कम है। यानी कि उच्च शिक्षा की व्यवस्था भी बिहार में नहीं है। इसलिए बिहार के अधिकांश छात्रों को बिहार से बाहर जाकर पढ़ाई करना पड़ता है, और जो माता पिता पे जो भार पड़ता है, आर्थिक भार पड़ता है, वो आपके सामने है।
अब ये बात तो हो गई व्यवस्था की, लेकिन एक अलग विषय है जिस पर कि बिहार की व्यवस्था पूरे देश में छाई हुई है, वो है पेपर लीक। जितने पेपर लीक बिहार में होते हैं उतने किसी भी प्रांत में नहीं होते, किसी एजेंसी में नहीं होते। अब मैं बताता हूं, इसमें अगर देखेंगे तो ये बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है। भाजपा जेडीयू की सत्ता की सरपरस्ती में सरकारी भर्तियां और प्रतियोगी परीक्षाओं के घोटाले का गोलंदा चल रहा है। 7 सालों में 10 से अधिक परीक्षा पेपर लीक के मामले सामने आए हैं और उसमें प्रमुखता से 2017 का सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, सिपाही भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हो गया, परीक्षा रद्द करना पड़े। इसमें 21 एफआईआर दर्ज हुई है, 21। जांच अभी भी जारी है। 19 और 21 पुलिस भर्ती परीक्षा में से फिर से इन वर्षों में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए। 2021-22 में उत्पाद विभाग की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो है यूनिट है वो जांच कर रहा है। 222 में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 67 जो पेपर था वो लीक हुआ। प्रारंभिक शिक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया। इस मामले में 21 एफआईआर दर्ज की गई मगर जांच अभी जारी है। फिर सिपाही परीक्षा के मेल विवादों में आया। 2023 में सिपाही भर्ती परीक्षा लीक हुई, पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने बीपीएससी के केंद्रीय अधीक्षक को गिरफ्तार किया। अमीन भर्ती परीक्षा का पत्र सोशल मीडिया के जरिए वायरल हो गया था। इस मामले में पटना समेत कई जिलों में एफआईआर दर्ज की गई। और नीट का जो एक नेशनल स्कैम बना, नेशनल स्कैम, उसकी जड़ भी, उसकी उत्पत्ति भी बिहार से हुई थी। और बिहार पटना से पेपर आउट होने की पुष्टि भी हुई। अब बताइए, इसी प्रकार 2024 में फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का शिक्षक भर्ती घोटाला लीक हुआ। स्वास्थ्य विभाग का सीएचओ का भर्ती घोटाला। इस प्रकार से पूरे देश में जो पेपर माफिया और नौकरी के भर्ती के जितने भी इम्तिहान होते हैं सब में इसमें गड़बड़ हुई है। यदि आप देखेंगे तो एक सामान्य तौर पर जनचर्चा में ये बात है, मेन्यू कार्ड लगा हुआ है। नीट का पोस्ट ग्रेजुएट पेपर की कीमत 70 से 80 लाख रुपए, 70 से 80 लाख रुपए में पेपर नीट पीजी का प्राप्त हो सकता है। नीट अंडर ग्रेजुएट का 30 से 40 लाख, बैंक परीक्षा का 15 से 20 लाख, एसएससी का 15 से 20 लाख, साक्षात्कार सहायक 25 से 30 लाख, पुलिस एसआई 25 लाख, पुलिस सिपाही 10 से 15 लाख और पटवारी 10 से 15 लाख, बाकी अन्य 10 लाख। इस तरह से बिहार में नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में और भाजपा के कार्यकाल में, भाजपा जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े गवर्नेंस की जो बात करते हैं, यदि आप देखेंगे तो इनके 7 साल के राज्य में जो शिक्षा की बदहाली है वो आपके सामने आई है। और साथ में शासकीय सेवा में भर्ती करने में किस प्रकार से व्यवसाय चला हुआ है पेपर लीक का, वो भी आपके सामने आया है। साथियों, ये तो बात हुई शिक्षा की।
लेकिन एक बात मैं और आपसे करना चाहता हूं कि किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन एक पार्टी का समर्थन करते हुए निर्णय ले रहा है। सामान्य तौर पर कभी कोई निर्णय इलेक्शन कमीशन लेता है, वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है इलेक्शन कमीशन द्वारा, और ऑल पार्टी मीटिंग में अपना प्रस्ताव रखा जाता है और उसमें जो सुझाव आते हैं या तो उनको अंगीकृत किया जाता है या उसका जो समस्या बताई जाती है उसका हल ढूंढ लिया जाता है। अब जो कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो 22 साल बाद हो रहा है। 2003 में बिहार में हुआ था, जो हाउस टू हाउस सर्वे हुआ था और रिवीजन हुआ था, इंटेंसिव रिवीजन। उसको पूरा करने के लिए 2 साल लगे थे। बिहार जो कि उस समय भी भौगोलिक दृष्टि से झारखंड अलग हो गया था, काफी बड़ा राज्य, और साथ में बारिश में तो वैसे भी अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में कोई जा ही नहीं सकता। अब ये अपेक्षा कर रहे हैं, जो उन्होंने प्रोग्राम दिया है वो भी बड़ा एक आश्चर्यचकित करने वाला है। जो हाउस टू हाउस बीएलए को जाना है उसके लिए केवल 30 दिन रखे गए थे, और 25 जून यानी कि आज से 3 दिन पहले उन्होंने 25 जून से चालू करने का कहा और 26 जुलाई को बंद कर देंगे हाउस टू हाउस, यानी कि पूरा 1 महीना भी इनको नहीं मिल रहा है। क्योंकि आपने 25 जून से तो चालू कर रहे हैं, लेकिन अभी तो पॉलिटिकल पार्टीज को जानकारी भी नहीं है पूरी के पूरी, और आप जिस इंटेंसिव रिवीजन को 2 साल लगे थे, आप 28 दिन के अंदर इसे आप पूरा करना चाहते हैं, वो भी बरसात के समय। क्या ये व्यवहारिक है? पहली बात तो आपने पॉलिटिकल पार्टी से आपने चर्चा नहीं करी और उन पर थोप दिया कि आप श्रीमान जाइए, आप अपने पार्टी को लगाइए और आप इंटेंसिव रिवीजन में बीएलओ का आप सहयोग करिए। अब जिस प्रकार का फॉर्म है, मैं तो आश्चर्य, मुझे भी लगभग 50 साल हो गए राजनीति में, ऐसा मैंने फॉर्म नहीं देखा जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ये इन्यूमरेशन फॉर्म है एनेक्सर सी। अब इसमें यह है कि 2003 में जो वोटर था उसका तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका जो आधार कार्ड है और आपका जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड है उसको हम मान लेंगे, ठीक है। लेकिन जो बालक बालिका देश की जिसका जन्म 1987 में हुआ है, जो कि वोटर 2003 में नहीं था, उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, उसको अब ये फॉर्म भरना पड़ेगा इस प्रकार का। अब ये फॉर्म में उसका डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड भी ऑप्शनल रखा है, उसको उन्होंने मान्य नहीं किया है। जो लिस्ट में उन्होंने दिया है उसके पास जो 87 में पैदा हुआ था उसका तो वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया, 18 साल का वो हो गया, तो 2004 के बाद उसका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया। अब तब से लेकर आज तक यानी कि लगभग 21 साल से जो वोट डालता चला आ रहा है उसको अब फिर से अपना प्रमाण देना पड़ेगा कि वो देश का नागरिक है भी कि नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे जिनको कि अब इसका फॉर्म भरना पड़ेगा। अब इसमें यह है कि 18 साल की उम्र का मैं बाद से उसका प्रमाण पत्र के लिए मैं भारत में 1 जुलाई 1987 में पैदा हुआ,
उसका डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटों की सूची में आपको भी बताता हूं। फिर 1987 से लेकर 2024 दिसंबर तक, 2 दिसंबर तक आपको देना पड़ेगा। और भारत में मैंने जन्म लिया है 2 दिसंबर 2004 के बाद, उसका प्रमाण पत्र आपको देने के लिए ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं इस समय पैदा हुआ। और यदि वो भारत का नागरिक विदेश में पैदा हुआ, उसका भी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और फिर वो भारत का नागरिक बना, उसका डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो वैलिड डॉक्यूमेंट की सूची है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक, एनी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशूड टू रेगुलर एम्प्लॉयज पेंशनर्स, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू। यानी कि आपके माता पिता यदि आप हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर यूनिट में है तो उनका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अब जो जिसके माता पिता इसमें सरकारी नौकरी में नहीं है, पीछे में नहीं है, वो क्या करेंगे आगे बताता हूं। इसी में एनी आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट इश्यूड इन इंडिया बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, बैंक, पोस्टल, एलआईसी, पीएसयू 1987 के पहले का, यानी कि 1987 के पहले का भी आपको प्रमाण पत्र पड़ेगा। गवर्नमेंट अथॉरिटी। अब आप बताइए बिहार के गांव में कौन के पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा, कितने लोग पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा। तो ये जो पढ़े लिखे हैं समझ, और जो शहरों में रहते हैं उनके पास तो जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, लेकिन गांव में, गरीब बस्तियों में, और जो माइग्रेंट लेबर होता है जिसका परिवार, अब यहाँ पे कई जगह ऐसी हैं जहां हर साल बाढ़ आ जाती है, वो बाहर चले जाती है और फिर वापस आके बस जाते हैं, तो वो माइग्रेंट लेबर तरीके ही है। यहाँ के बहुत सारे लोग बाहर प्रदेशों में भी सेवा मजदूरी के लिए चले जाते हैं, वहां बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब उनका प्रमाण पत्र कौन आएगा? उसके बाद पासपोर्ट। अब बताइए पासपोर्ट किसके पास, कितने बिहार के लोगों के पास, जनसंख्या के पास पासपोर्ट होगा? अब वो पासपोर्ट कहां से लाएंगे? मैट्रिकुलेशन, जिसने 10वीं कक्षा पास नहीं करी है वो कहां का सर्टिफिकेट लाएगा? जैसा मैंने ड्रॉप आउट रेट बताई है, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट बिहार में। अब जो 10वीं कक्षा तक पहुंचा नहीं है वो शिक्षा का प्रमाण पत्र कहां से लाएगा? परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट स्टेट अथॉरिटी। अब ये सर्टिफिकेट तो मेरे पास भी नहीं होगा। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जो जंगल में निवास करते हैं, अब जंगल में निवास करने वाले तो बेचारे, उनके पास कोई प्रमाण पत्र कहां से कोई मिलेगा? ओबीसी, एससी, एसटी एक्ट और एनी कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब एनआरसी, एनआरसी अभी भी उसके रूल्स पता नहीं फ्रेम हुए कि नहीं हुए, उसका सर्टिफिकेट कौन ला के देगा? फैमिली रजिस्टर, अब फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर्ड बाय स्टेट लोकल अथॉरिटी, कौन सी पंचायत और कौन सी नगर पंचायत, नगर पालिका में ये फैमिली रजिस्टर मिलेगा? एनी लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाय द गवर्नमेंट, जिसने सरकारी जमीन पर आवास बनाया हुआ है वो कहां का सर्टिफिकेट लाएगा? इस प्रकार के सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपका तो वोटर कार्ड बन ही नहीं पाएगा। अरे भाई, जो पिछले 18 साल से वोट डाल रहा है और 2004 से लेकर 11 साल से वोट डाल रहा है, उसको भी आप ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके देने के लिए बाध्य कर रहे हैं। ये तो पूरी तरीके से जाती है। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस मामले में अपना विरोध दर्ज किया है। और मैं समझता हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को
इस मामले में जो माननीय चुनाव आयोग के सामने आपत्ति दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि बिहार के चुनाव तो 2 महीने बाद चुनाव आ रहा है, उसमें इनके वोटर लिस्ट में नाम काट दिए जाएंगे तो आप क्या समझते क्या होगा? किनके नाम कटेंगे? गरीब का नाम कटेगा, मजदूर का नाम कटेगा, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनका नाम कटेगा, और किसान का, मजदूर का नाम कटेगा। साथियों, बिहार के लोगों के साथ ये घोर अन्याय है और हम इसका घोर विरोध करते हैं। अब इसके बारे में जो भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं मैं उत्तर दे दूंगा। सर, भाजपा कह रही है कि इलेक्शन चुनाव आयोग का मुद्दा पर उठा रहे हैं, तो डर चुके हैं चुनाव से पहले, बिहार का डर सता रहा है आप लोग। मैं तो कहता हूं कि जो ये कहते हैं, जरा अपने कार्यकर्ताओं से जरा जाके पूछ ले उन पर क्या बीत रही है। उनमें से भाजपा के कार्यकर्ता लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्या उनके पास ये डॉक्यूमेंट होगा? ये जो हवाबाजी करते हैं बिहार पटना में बैठकर बड़े बड़े नेता लोग, इनको जमीनी हकीकत नहीं मालूम। शायद ज्यादा एमएलसी होंगे या राज्यसभा में होंगे जिस तरह की बात करते हैं। चैलेंज करेंगे आप, जैसा आपने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को जाकर के चुनाव आयोग की शिकायत दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि अब देश की बड़ी पार्टी में से भाजपा के बाद कांग्रेस की पार्टी है जो देश के स्तर पर चलती है। आपके स्तर पर सभी दलों को मिलाकर ऐसी कोई बिल्कुल पहल करना चाहिए। इस बारे में मैंने कल लालू जी से भी बात की है और उनसे भी मैंने अनुरोध किया है कि वे हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बात करें और इंडिया अलायंस के पार्टनर्स की तत्काल बैठक बुलाना चाहिए और इस बारे में इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहिए। आपको काम चल रहा है तो आप लोग इसको कैसे चैलेंज करेंगे? अरे चैलेंज करने की बात यह थी, हम लोग तो इलेक्शन कमीशन से जाके आवेदन देंगे और इलेक्शन कमीशन नहीं मानेगा तो अदालत में जाना पड़ेगा। नहीं, कंडेम की बात नहीं है, वास्तविकता मैं बताता हूं। महाराष्ट्र के एक घर में 7,000 वोटर थे, बताइए, एक घर में, एक पते पर। ये क्या वास्तविक है? कभी हो सकता है? चुनाव आयोग नहीं तो क्या नहीं, इसमें फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा, अदालत की शरण लेंगे। एक और सवाल है सर, इलेक्शन कमीशन से सवाल उठता है, अच्छा काम हुआ है, ऑनलाइन वोटिंग हुई है बिहार में। देखिए, बात यह है, ऑनलाइन कौन करेगा भैया जिसके पास स्मार्टफोन होगा? कितने लोग पास स्मार्टफोन है? सर, कल लालू जी से मुलाकात हुई है, क्या सीटों को लेकर भी? ना, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। तो वैसे साहब कह रहे हैं कि अगर वहां पे कोई चाहे तो वो पार्टी जो है वहां पे कौन? देखिए, बात यह है, मैं बिहार का एआईसीसी का महामंत्री इंचार्ज नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।